हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूँ रेहान खान। स्वागत है आप सबका। बीएससी थर्ड ईयर के जोलॉजी स्टूडेंट के लिए जोलॉजी फर्स्ट पेपर में सेकंड यूनिट में एक टॉपिक शामिल है मॉस्किटोस। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये शुरू करते हैं। मॉस्किटो आम हिंदुस्तानी भाषा में जिन्हें हम मच्छर कहते हैं। ओरिजिनली ये वर्ड एक लैटिन शब्द से ओरिजिनेट हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार ये इटालियन भाषा का एक शब्द है मॉस्का और उसका मीनिंग होता है लिटिल फ्लाई, छोटे आकार की मक्खी, और उसी को मॉडिफाई करके ये वर्ड मॉस्किटो बनाया गया है। और जो मॉस्किटो हैं ऑलरेडी आप जानते हैं ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। बहुत छोटे आकार के कीट या इंसेक्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं उनका। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली क्यूलिसाइडी, और उसमें 2 सब फैमिलीज़ भी हैं। अभी अधिकतर आपने जो नाम सुने हैं जीनस के 2-3 नाम ही ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, क्यूलेक्स, एनोफिलीज़ और एडीज़। लेकिन नंबर देखिए यहाँ पर जेनरा का 112 जेनरा है टोटल पूरे विश्व में मॉस्किटो की, और टोटल 3500 स्पीशीज़ हैं। 3500 से अधिक इसकी स्पीशीज़ हैं और 112 इसकी जेनरा हैं। और फैमिली जो है क्यूलिसाइडी है, एकमात्र फैमिली है, उसमें 2 सब फैमिलीज़ हैं। जो मेन जेनरा इसकी पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं। ज़्यादातर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में मॉस्किटो की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो जो सबसे कॉमन जेनरा इसकी पाई जाती हैं उनमें एडीज़, एनोफिलीज़, क्यूलेक्स, क्यूलिसेटा, मैंसोनिया और कीमिया, ये सबसे कॉमन जेनरा हैं। और इसमें से एडीज़, एनोफिलीज़ और क्यूलेक्स, इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ चूँकि रोगवाहक भी होती हैं, मनुष्यों में एक से दूसरे व्यक्ति में रोग भी फैलाती हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी रहती है। बाकी जीनस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। लेकिन अब याद रखिएगा मॉस्किटो की 112 जीनस हैं, 112 जेनरा हैं और करीब 3500 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। जो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है मॉस्किटो का, अ नॉक्टर्नल इंसेक्ट फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, रात में निकलने वाले, जो रात के अंधेरे में अपने भोजन या शिकार की खोज में निकलते हैं, ऐसे जंतुओं को नॉक्टर्नल या रात्रिचर कहते हैं। तो ये रात में निकलने वाला एक नॉक्टर्नल इंसेक्ट है जो अधिकतर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश भी होती है और बहुत नमी रहती है वातावरण में। ऐसी जगहों पर जो है वो ज़्यादातर ये स्पीशीज़ आपको इसकी देखने को मिलेंगी। मॉर्फोलॉजी की उसकी बात करते हैं तो उसकी बॉडी जो है सेगमेंटेड बॉडी है, जिसमें 1 पेयर ऑफ विंग्स, 1 पेयर ऑफ हाल्टर्स, 3 पेयर्स ऑफ हेयर लाइक लेग्स। खंडयुक्त शरीर है जो कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। 1 पेयर ऑफ विंग्स, एक जोड़ा पंख है। 1 पेयर ऑफ हाल्टर्स, हाल्टर्स एक ख़ास तरह के अंग होते हैं जो विंग्स के एकदम पीछे संरचनाएं लगी रहती हैं, जहाँ पर विंग्स या पंख जुड़े होते हैं शरीर से, उनके एकदम पीछे ये संरचनाएं होती हैं एक जोड़े के रूप में। और ये एक तरह के सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो इंसेक्ट को उड़ते समय उसके बॉडी के रोटेशन के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये एक तरह के सेंसरी ऑर्गन है और वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर ऑफ हेयर लाइक लेग्स, बहुत पतले एकदम धागे के जैसे पैर होते हैं इसके 3 जोड़े के रूप में। ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर, मार्शी सॉइल और बुशेस। तो जो मॉस्किटो है उसका ब्रीडिंग सीज़न जो है पूरे साल चलता है, पूरे साल फीमेल ब्रीडिंग कर सकती है। और जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, जो उसके अंडे देने की जो जगह हैं, तो वो ज़्यादातर स्टेगनेंट वाटर, बल्कि आप कहिए स्टेगनेंट पॉल्यूटेड वाटर, रुका हुआ प्रदूषित पानी, ये सबसे कॉमन प्लेस है उनके लिए जहाँ पर वो अंडे देते हैं। मार्शी सॉइल, दलदली ज़मीन, किसी झील या नदी के आसपास का एरिया जहाँ थोड़ा कीचड़ ज़्यादा होती है, जो मड है या सॉइल जो है वो पानी के साथ मिलकर एक दलदली एरिया बनाती है, तो ऐसी मार्शी सॉइल या मार्शी प्लेस या तालाबों और झीलों के किनारे उगी हुई झाड़ियाँ, बुशेस, ये सबसे फेवरेट प्लेसेस हैं मॉस्किटो के लिए ब्रीडिंग करने के लिए, मीन्स अंडे देने के लिए। जो उसका लाइफ साइकिल है उसके बारे में बात करते हैं।
जो जेनरा और स्पीशीज़ का नंबर इतना ज़्यादा मॉस्किटो में बताया गया है तो उनके अंदर वेरिएशन काफ़ी हैं आपस में, लेकिन लाइफ साइकिल की स्टेजेस जो हैं वो सबकी सेम है। जो भी आप लाइफ साइकिल किसी भी मॉस्किटो का देखेंगे तो उसमें ये 3 स्टेजेस होंगी, एग और एग लेइंग, लार्वा एंड प्यूपा। तो फीमेल मॉस्किटो जो एग ले करती है उससे पहले वो अपने लिए पोषण प्राप्त करती है। उसके अंदर पियर्सिंग और सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से मनुष्यों और किसी भी तरह के जंतुओं की त्वचा में छेद कर सकती है, और निडल लाइक उसके माउथ पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद वहाँ से ब्लड सक करती है। तो पियर्सिंग और सकिंग माउथ पार्ट्स की वजह से बहुत आसानी से वो पहले ब्लड सक करके अपना पोषण पूरा करती है, और उसके बाद फीमेल जो है वो एग लेइंग करती है इन ब्रीडिंग प्लेसेस पर। तो एग लेइंग जब करती है फीमेल तो काफ़ी बड़ी संख्या में एग ले करती है। ये जो प्रोसेस है उसको ओवी पोजीशन कहते हैं। लेकिन एग लेइंग से पहले एक काम और होता है, मेल फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होता है, और मेल जो है वो अपने स्पर्म्स को फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्मेथीका नाम की संरचनाएं होती हैं, वहाँ पर जाकर वो मेल स्पर्म स्टोर हो जाते हैं, और जब फीमेल एग ले करती है तो वो एग्स जो हैं इन स्पर्मेथीका नाम की संरचनाओं में जो मेल स्पर्म स्टोर हैं उनसे फर्टिलाइज्ड होकर शरीर के बाहर निकलते हैं। यानी कि जब फीमेल एग लेइंग करती है, अंडे देती है, तो वो फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं, निषेचित अंडे जो हैं, उनको शरीर से निकालती है। 2 से 3 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है अंडों का, यानी कि वो 2 से 3 दिन तक अंडे जो हैं वो डेवलप होते हैं, उनके अंदर का एम्ब्रियो डेवलप होता है, और फिर उसके बाद एग हैचिंग होती है, एग्स का जर्मिनेशन होता है, और उसके बाद जो है उससे एक लार्वा निकलता है। जो एग्स हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ में उनकी संख्या भी अलग अलग होती है, उनका शेप और साइज़ भी अलग अलग होता है, कलर भी अलग अलग हो सकता है। जो शेप है नॉर्मली या तो बोट शेप्ड या इलोंगेटेड या सिगार शेप, इस तरह के एग्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर है आपके लिए एग्जाम्पल, ये एनोफ्लीस के एग्स हैं। इनको देखिए, ये बोट शेप्ड हैं, और एक बहुत ख़ास कैरेक्टर है, ये साइड में इनके ये विंग के जैसे, पंख के जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं लेटरल साइड पर। इनको कहते हैं एयर फ्लोट्स। तो ये एयर फ्लोट नाम के जो स्ट्रक्चर हैं उनकी वजह से इनको तैरने में सहायता मिलती है। और ये जो एग्स हैं ये सिंगली, एकल रूप से जो हैं पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, समूह के रूप में नहीं होंगे। ये सारे एग्स जो हैं वो अलग अलग जो हैं एकल रूप में अकेले जो हैं इस तरह से पानी की सतह पर तैरते मिलेंगे। और तैरने में ये जो एयर फ्लोट नाम की संरचनाएं जो इनके लेटरल साइड्स पर हैं ये सहायता करती हैं। तो ये इस तरह के बोट शेप एग्स हो सकते हैं, या फिर एग, ये क्यूलेक्स जीनस के एग हैं, ये सिगार शेप्ड हैं। और इनके अंदर जो अरेंजमेंट है ये देखिए, एक बड़े समूह के रूप में, अकेले नहीं होंगे, एक समूह के रूप में ये एग्स होंगे, और पानी की सतह के बिल्कुल साथ साथ जो है ये समूह तैरता रहता है। तो एग्स जो हैं अकेले पाए जा सकते हैं सिंगली, या समूह के रूप में हो सकते हैं। इस तरह के बोट शेप हो सकते हैं, या सिगार शेप हो सकते हैं, या इलोंगेटेड हो सकते हैं। कलर भी उनका वेरिएबल होता है। लेकिन जब हैचिंग होती है तो लार्वा जो विकसित होता है वो सारी स्पीशीज़ में एक समान होता है। और जो लार्वा है, याद रखिएगा, रिगुलर नाम है इसका, ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है। मॉस्किटो लार्वा को रिगुलर कहते हैं। एक सेगमेंटेड बॉडी वाला बहुत छोटा सा, हार्डली 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर के आसपास लार्वा होता है, और लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की सतह के एकदम नीचे रहता है चिपका हुआ सतह से। और उसके रेस्पिरेशन के लिए ये ख़ास तरह की संरचनाएं जो हैं वो सतह से पानी के ऊपर निकली रहती हैं। रेस्पिरेटरी साइफन या रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट कहते हैं इन संरचनाओं को, ये जो इस तरह से निकली रहती हैं। और इसका शरीर जो है वो लंबा खंड युक्त होता है, लगभग पारदर्शी। कुछ समय बाद ये लार्वा जो है वो प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा जो है वो अगली अवस्था है इसकी, और उस अवस्था में पहुंचने पर ये प्यूपा जो है वो कई बार
मॉल्टिंग करता है और उसके बाद धीमे धीमे करके वो एडल्ट में बदल जाता है। ये प्यूपा की संरचना है, यहाँ से इसका मेटामॉर्फोसिस होगा शुरू और उसके बाद ये एडल्ट में बदलेगा। कुछ समय तक इसके चारों तरफ एक त्वचा जैसी चढ़ी रहती है और जैसे ही वो त्वचा अलग होती है, एडल्ट जो है वो यहाँ से फ्री हो जाता है और तुरंत उड़ना शुरू कर देगा। कुछ समय बाद ब्रीडिंग शुरू करेगा। जो एडल्ट हैं उनके बीच में भी कई बार आप डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है और ये एनोफ्लीज है। आप उनके सिटिंग पोस्चर के आधार पर जो है उनके बीच में अंतर कर सकते हैं। अगर किसी सतह पर मॉस्किटो बैठा है और उसके शरीर जो है वो और सतह के बीच में जो है कोई ख़ास एंगल नहीं है, लगभग पैरेलल है, ज़मीन की सतह से शरीर जो है अगर समानांतर है, पैरेलल है, तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा। लेकिन अगर किसी सतह से, किसी सरफेस से जो मॉस्किटो है उसका शरीर जो है वो लगभग 45 डिग्री के एंगल पर है, तो डेफिनेटली वो फिर एनोफ्लीज मॉस्किटो होगा। तो आप सिटिंग पोस्चर से पता लगा सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो किस तरह का मॉस्किटो है, कौन सी जीनस का है। इसके अलावा उनके एक्स जो है उनके आधार पर भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। मॉस्किटो हमारे लिए सबसे डेडलीस्ट इंसेक्ट्स में से हैं। छोटे ज़रूर होते हैं बहुत आकार में, लेकिन डेडलीस्ट हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक, घातक हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके कारण काफ़ी सारे रोगों का संवहन होता है, काफ़ी सारी डिजीज़ेस का ट्रांसमिशन होता है किसी संक्रमित व्यक्ति से और किसी स्वस्थ व्यक्ति में। जो सबसे कॉमन डिजीज़ेज़ हैं ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ेस कहलाती हैं, मच्छर जनित रोग कहलाते हैं। मलेरिया, फाइलेरिया जिसको आप एलिफेंटियासिस भी कहते हैं या फाइलेरियासिस भी कहते हैं, चिकनगुनिया, जिका वायरस, डेंगू फीवर, येलो फीवर, ये सबसे कॉमन ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से जो है या जो मच्छरों की वजह से मनुष्यों में फैलते हैं। मच्छरों की वजह से वो रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, केवल उनका ट्रांसमिशन होता है। जैसे मलेरिया, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। प्लाज्मोडियम की 3 से 4 स्पीशीज़ हैं जो हमारे अंदर ये रोग उत्पन्न करती हैं, लेकिन इसका ट्रांसमिशन जो है किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। जब किसी संक्रमित व्यक्ति को वो काटती है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, तो अपने साथ वो प्लाज्मोडियम को भी ले जाती है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटेगी तो उसका जो ट्रांसमिशन है वो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो जाएगा। तो ये इस तरह से एक से दूसरे व्यक्ति में रोगों को फैलाते हैं। येलो फीवर, डेंगू, जीका वायरस, ये एडीज़ नाम की जो जीनस है उसकी अलग अलग स्पीशीज़ के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। एडीज़ इजिप्टियाई ये सबसे कॉमन है। चिकनगुनिया वो क्यूलेक्स जीनस जो है उसकी कुछ स्पीशीज़ के द्वारा फैलता है। तो कई सारे जो घातक रोग हैं, ख़ासतौर से मलेरिया जैसा, लगभग 20 लाख के आसपास जो हैं, बल्कि कुछ जगह जो सर्वे हुआ है 2018-17 के आसपास उसमें कहा गया कि 10 लाख से ज़्यादा केसेस पूरी दुनिया में मलेरिया के एक साल में आए थे और लगभग 30,000 से ज़्यादा कई जगह पर डेथ हुई हैं, कुछ जगह 3 लाख से आसपास भी डेथ हुई हैं। तो कुल मिलाकर वो एक घातक रोग है हमारे लिए और उसके फैलने में जो मॉस्किटो स्पीशीज़ हैं वो सहायता करती हैं। चिकनगुनिया जो है वो भी एक घातक रोग है। पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा उस रोग का संक्रमण बढ़ा है और बहुत तेज़ी से एक ख़ास समय पर फैलता है, जो मच्छरों के लिए भी एक बहुत फेवरेट ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो उन्हीं के कारण ये रोग बहुत तेज़ी से मनुष्यों के बीच में फैलता है। इसके अलावा जीका वायरस, डेंगू, येलो फीवर जो है वो अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होने वाला एक वायरल डिज़ीज़ है। एशियाई देशों में, भारत में ये रोग नहीं होता है, लेकिन अफ्रीकी देशों में और अमेरिकी देशों में काफ़ी करीब 30 से 32 देशों में ये रोग बहुत तेज़ी से फैला है पिछले कुछ समय में और इसके कारण भी काफ़ी हर वर्ष जो हैं कई हज़ार मृत्यु होती हैं लोगों की। और इसमें भी जो मॉस्किटो फीमेल है वो ट्रांसमिशन करती है किसी संक्रमित से किसी स्वस्थ व्यक्ति में। यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो भी रोगों के बारे में बात की जा रही है जिसका संक्रमण जो है वो मनुष्यों में एक से दूसरे व्यक्ति में मॉस्किटो के कारण होता है, उसमें जो मॉस्किटो है वो हमेशा फीमेल रोल प्ले करती है, क्योंकि वही जो है पियर्सिंग ऑर्गन वाली होती है और उसी के कारण जो है बहुत आसानी से वो हमारी त्वचा में छेद करके हमारा रक्त चूस सकती है और उस रक्त के साथ में, ब्लड के साथ में जो भी पैथोजन है, जो भी रोगजनक तत्व है, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया, उसको वो ट्रांसफ़र कर सकती है। मेल में ये कैपेसिटी नहीं है।
उसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो सकिंग माउथ पार्ट्स हैं, वो केवल फ्लावर का जूस सक कर सकता है, नेक्टर सक कर सकता है, पोलन ग्रेन को सक कर सकता है, लेकिन हमारी त्वचा में छेद करके वहाँ से हमारा रक्त नहीं चूस सकता है। तो जो भी मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट हो रहे हैं रोग या डिजीज़ेज, जिनका भी ट्रांसमिशन हो रहा है मॉस्किटो के द्वारा, वो केवल फीमेल मॉस्किटो के द्वारा होता है। तो चूँकि वो हमारे लिए बहुत बड़े रोग वाहक हैं, इसलिए उनका नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो सबसे आसान तरीका है उनको नियंत्रित करने का, उनके ब्रीडिंग प्लेसेस जो हैं इनको समाप्त किया जाए। कहीं गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, कहीं झाड़ियाँ ना अनावश्यक रूप से उगने दें, मार्शी सॉइल का भी ध्यान रखा जाए कि वो ना बनने पाए। इसके अलावा जहाँ पुराना पानी इकट्ठा हो उसको भी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ी से लार्वा और एग लेइंग होती है। इसके अलावा अगर कहीं मॉस्किटो की पॉपुलेशन है तो कुछ इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, डीडीटी और बीएचसी जैसे, उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर किसी पानी के अंदर बहुत लार्वी हैं, बहुत ज़्यादा लार्वा हैं मॉस्किटो के, तो उसके ऊपर अगर पेट्रोल या डीजल की लेयर बना दें तो उसकी वजह से उनको रेस्पिरेशन में जो है आसानी नहीं रह पाती और उनकी डेथ हो जाती, तो पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एक लार्विसाइडल फिश है गैम्बूसिया, अगर इसको पानी में जो है पाला जाए तो वो सारे लार्वा को नष्ट कर देती है। तो किसी भी जगह पर अगर बड़े एरिया में रुका हुआ पानी है तो उसमें फिर मॉस्किटो पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती अगर उसमें गैम्बूसिया फिश को पाला गया है, जो कि मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, इसलिए वो लार्विसाइडल फिश है। तो ये भी मेथड अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा मनुष्यों को, जो रहने के मनुष्यों के स्थान हैं, वहाँ पर मॉस्किटो की एंट्री ना होने दी जाए और मनुष्यों के शरीर से मॉस्किटो को दूर रखा जाए, रिपेल किया जाए। इसके लिए चाहे स्प्रे का इस्तेमाल करें या किसी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें, तो उससे जो है मॉस्किटो के काटने से, मॉस्किटो बाइट से हम बच सकते हैं। तो ये कंट्रोल मेथड है। तो मॉस्किटो देखने में बहुत छोटे सूक्ष्म आकार के जंतु हैं, इंसेक्ट हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत घातक हैं, क्योंकि हमारे लिए वो काफ़ी रोगों के वाहक होते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा डिस्कशन था मॉस्किटो के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार आज रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और कोई भी आपके लिए जो टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और आपको दिक्कत है उनमें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपकी डिमांड पूरी करें, और जो आप चाहते हैं, जिन टॉपिक्स पे वीडियो आपको वो देखने को मिले, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं